स्वागत है मित्रों पुनः एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पूर्व वर्षों के पूछे हुए सीटेट में पूछे हुए प्रश्न। और ये पहला ही प्रश्न है मेरे सामने जिसको हम देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं कब? जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो आप देख सकते हैं बड़े आसानी से इसको काट सकते हैं इस विकल्प को। ये तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि उनके सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाएगी। जब उनकी उपेक्षा की जाएगी तो वो अधिगम की प्रक्रिया सक्रिय रूप से शामिल कैसे होगी? अधिगम की प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय कैसे होंगे? जब उनकी उपेक्षा ही कर दी जाएगी उनके भावना की और सामाजिकता की, तो नहीं करेंगे ये। तो इस तरह से ये विकल्प तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास तीन विकल्प बचता है। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। इसको भी बड़े आराम से आप कट कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है। अगर यहाँ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो यहाँ तो नकारा जाता है। पूर्व ज्ञान को, किसी के भी पूर्व ज्ञान को नकार देंगे तो उसकी अधिगम प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये भी नहीं होने वाला है। अब हमारे पास केवल दो विकल्प बचते हैं। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। आप जानते हैं शिक्षा शास्त्र में दोहराव तो ठीक है चलेगा, लेकिन रटने पे अधिगम का बहुत बल नहीं होता है। सीखने का या अधिगम का जो बल होता है वो रटना उसमें अगर आता है तो ये विकल्प भी नहीं होगा। यानी इसका सेकंड विकल्प सही होगा। जब भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से भी आप विकल्पों को काट करके और सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन है, और ये अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन ये कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कथन कह रहा है कि क्या करना चाहिए शिक्षकों को? तो प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। ठीक। दूसरा कह रहा आर, कारण बता रहा है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। इसका कारण बता रहा है, इसलिए प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं क्या क्या विकल्प है। ए और आर दोनों गलत है, ऐसा तो नहीं है। प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए संवेगात्मक सहारा, दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको काट नहीं सकते हैं। तो ए और आर दोनों गलत कह रहा है, तो ये विकल्प ही कट गया, ये विकल्प तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल सही है, यही विकल्प होगा। विकल्प 2 ही सही होगा। तीसरा चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये कह ही रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। दोनों अच्छी चीजें हैं, तो दोनों बातें अगर ये कह रहा है तो ये कतई ये और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तीसरा। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सामान्यतः सीखने की अक्षमता अवलिक कठिनाई वाले बच्चों में, यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सीखने की अक्षमता, यहां बोल रहा है सीखने की अक्षमता और कठिनाई वाले बच्चों में। विकल्पों में हम देखेंगे तो हमें इसका भी उत्तर आसानी से निकाल लेंगे। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। ठीक, नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी। दूसरा हो गया। तीसरा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। चौथा, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो यहाँ कह रहे हैं सीखने की अक्षमता और कठिनाई वाले बच्चों में, जो सीखने में अक्षम होते हैं या कठिनाई वाले जो बच्चे, तो उनका होता क्या है? न तो उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, इसको तो हम नहीं मानेंगे कि बुद्धि लब्धि कम होती है। ठीक, तो ये विकल्प कट जाता है। नजर कमजोर होना भी कोई कारण नहीं है सटीक, तो ये भी कट जाएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, सभी बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, ये भी कट जाएगा। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है, यानी कि विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से हम इस प्रश्न में भी एलिमिनेशन मेथड के तहत सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
प्रगतिशील शिक्षक, कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या कर रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पूछ रहा है। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं शिक्षा शास्त्र में तो ढेर सारे प्रश्नों को उत्तर आप निकाल लेंगे। यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ शिक्षक की बात हो रही है और उसकी भूमिका की बात हो रही है। अब हम विकल्प देखते हैं, तो विकल्पों में हम क्या देखते हैं, पहला विकल्प है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। क्यों उनके हाल पे छोड़ देते हैं, क्या बात हो गई, शिक्षक उनके हाल पे उनको छोड़ देंगे तो फिर तो बात नहीं बन पाएगी। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू कर देते हैं। तो जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू कर देते हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक। इसके बाद से ये कह रहे हैं कि शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत और भी हो सकते हैं, बच्चों के सीखने के प्राथमिक स्रोत तो उनके माता पिता ही होते हैं। शिक्षक स्रोत होता है लेकिन प्राथमिक स्रोत नहीं होता, ये प्राथमिक स्रोत कह रहे हैं, इसलिए ये विकल्प जो है ये भी कट जाता है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, देखिए वो सुविधा प्रदान करता है के रूप में कार्य करता है, सिखाने में उसकी मदद, यानी कि विकल्प 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला 5वां प्रश्न है और 5वां प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों में, 5वां प्रश्न कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों में बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ भी पहले ही आप यहाँ देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहा है ये, ठीक, के संदर्भ में कौन सा कथन सही कर रहा है। तो हम कथन देखते हैं। पहला कथन क्या है, पहला कथन है प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। क्या कहा इसने, उन्नत गति से सीखते हैं। दूसरा विकल्प हम देख लेते हैं। दूसरे विकल्प में हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। सीखने की अक्षमता के जोखिम से कोई भी मुक्त नहीं होता है, सबके साथ सीखने की अक्षमता का जोखिम होता है, चाहे जैसा भी बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो या सामान्य से कम हो। तीसरा विकल्प देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट हों। ये कह रहा है शैक्षणिक भी, सामाजिक भी और भावनात्मक भी सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट हों, ये जरूरी नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी, नहीं, ये भी विकल्प नहीं होगा। इसका एक जो विकल्प है ये फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग पढ़े हैं, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, बस ये इसका विकल्प है। और आप विकल्पों को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका इसका भी आंसर आपको निकल आएगा। अगला हम छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न आ गया, ये जो प्रसिद्ध क्या नाम है शिक्षा शास्त्री हैं जीन पियाजे जी के अनुसार क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं यहां देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, ठीक। और विकल्प देखेंगे हम इसका तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। चूंकि ये जीन पियाजे के अनुसार है इसलिए ये प्रश्न में आप एलिमिनेशन पे नहीं जा सकते। जीन पियाजे ने क्या क्षमताएं बताई हैं, अगर वो आपको पर्टिकुलर याद होगा तभी इस प्रश्न को लगा पाएंगे। और इसमें हम विकल्प देख रहे हैं कि पहला प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, दूसरा वर्गीकरण और क्रमबद्धता, तीसरा संरक्षण और अमूर्त चिंतन, चौथा नकल और प्रतिवर्तिता। तो इस प्रश्न में तो आपको जानना ही होगा कि जीन पियाजे के अनुसार क्या सही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। ये क्षमता जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ध्यान रखिएगा। छठा हो गया। सातवां प्रश्न हम देख लेंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कह रहा है आलोचनात्मक स्रोत वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक। विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प दिया है छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा, छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आलोचनात्मक प्रश्न क्या नाम है कि क्यों पूछे जाएंगे भाई। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, प्रक्रियात्मक ज्ञान की बात कर रहे हैं। छात्रों को ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, यहाँ ज्ञान और समझ कौशल का आकलन कर रहे हैं। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ये देखिए, आप जब
चारों विकल्पों को पढ़ते हैं तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हम आलोचनात्मक प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान का कौशल विकसित हो, उच्च स्तरीय सोच विकसित हो और समस्या समाधान का कौशल को बढ़ावा मिले, इसीलिए हम पूछते हैं, यानी विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं कि आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के की का निर्धारण करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कूट के माध्यम से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कि जो आनुवंशिकता है वो पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसका किसका निर्धारण करती है। आनुवंशिकता, ये भी प्रश्न सैद्धांतिक प्रश्न है, आपको जानना ही होगा, तभी इस प्रश्न को आप लगा पाएंगे। तो जैसे कह रहा है सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता और सीखने की शैली। तो जो आनुवंशिकता है ये जो पूरी तरह से अगर कहें एक व्यक्ति का क्या निर्धारित करती है, तो ये निर्धारित करती है सेक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में भी हम देखेंगे। आनुवंशिकता का तात्पर्य आनुवंशिक लक्षणों या विशेषताओं का माता पिता से संतानों तक उनके जीनों के माध्यम से पारित होना। आनुवंशिकता एक व्यक्ति के जैविक लिंग यानी सेक्स का निर्धारण करती है, जिसमें आनुवंशिक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किसी के पुरुष या महिला होने के कारक शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके रिपीटिशन का भी संभावना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि केवल लिंग निर्धारण करने में वो पूरी तरह से क्या होती है, निर्धारित करती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। कह रहा है कि बच्चों के लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। 9वां प्रश्न है ये। तो संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन। तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। पहले आप लंबाई पे जाइए फिर वजन पे जाइए। तो जब हम लंबाई और वजन में जाएंगे तो क्या बदलेगा? लंबाई बढ़ने से न संज्ञानात्मक परिवर्तन होगा, ठीक है, न गुणात्मक और वजन बढ़ने से होगा, न ही भावनात्मक होगा। क्या होगा? मात्रात्मक परिवर्तन होगा। सीधा सीधा सवाल है, यानी कि इसका विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद से अगला देख लेते हैं। ये लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। 4 विकल्प हमको यहाँ मिले हुए हैं। खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, चूंकि यहाँ भी ये कह रहा है वायगोत्स्की के अनुसार कह रहा है, तो हमको एकदम ये इसके वायगोत्स्की के सिद्धांत याद होने चाहिए कि स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो वायगोत्स्की के अनुसार स्वयं के व्यवहार को आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, यानी विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नियंत्रित करते हैं। मित्रों, आज ये शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्न थे जो पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। मैंने इन प्रश्नों को भी देखा, इसका उत्तर भी देखा, तथा साथ ही साथ प्रश्न को कैसे हल करते हैं इस तरीके को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम और अच्छे सीसैट के वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।